नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। लाउड फार्मर शो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें हम किसानों को लेके बात करते हैं और आज तो किसानों के आंदोलन की प्रगति के साथ-साथ एक और प्रगति हुई जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। अखिलेंद्र जी कृषि से संबंधित कानूनों के या उसके सोशल डायमेंशन से और खासकर इसके एक्टिव मेंबर भी हैं किसान आंदोलन के और किसानों के विषयों के एक सटीक विश्लेषक भी हैं। अखिलेंद्र जी आपका स्वागत है। हमने नमस्कार। हमने एक नई चीज देखी कि जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता गया और सरकार अपने दिए हुए एजेंडे के ऊपर बहस कराती रही जिसका पूरा साथ टेलीविजन ने दिया। आप किसानों को खालिस्तानी कहते रहे, पाकिस्तानी कहते रहे, जो भी आप आरोप लगाते रहे और सारा टेलीविजन की दुनिया और सोशल मीडिया की भी दुनिया उन्हीं तर्कों के आधार पर बहस करती रही। लेकिन एक खामोशी के साथ काम होता गया कि जो देश की संपत्ति है, जो पिछले 60 साल 70 साल में बनी है, सार्वजनिक उद्यम, उनको कौड़ियों के मोल निकाल दिया गया, बेच दिया गया। किसी भी सेक्टर का नाम लीजिए, पेट्रोलियम सेक्टर का नाम लें, कोल सेक्टर का नाम लें, एनर्जी सेक्टर का नाम लें, सब का सब प्राइवेट हाथों में चला गया। और अभी नई घटना हुई कि जो हमारा अच्छा ये सारे वो क्षेत्र हैं अखिलेश जी, जिन क्षेत्रों में सरकार का ही दखल होना चाहिए, उसी की मालकियत होनी चाहिए क्योंकि ये युद्ध के समय या आपदा के समय बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी सूचनाएं बाहर न जाएं, दुश्मनों के पास न जाएं, हमारी कमजोरियां उनके पास न जाएं। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार ने सारे के सारे क्षेत्र निजी हाथों में दे दी और वो निजी हाथों में जाने के पीछे दुनिया के किन किन देशों के किस किस तरह के मल्टीनेशनल से ये पता नहीं। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था, जहां से मैं बात आपसे शुरू करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के ऊपर बहस तेजी से चलती रही, पर इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश की संपदा किस तरीके से चली गई विदेशी लोगों के पास, विदेशी धन पशुओं के पास या विदेशी कॉरपोरेट्स के पास। हमारे यहाँ के लोग उनके एक तरीके से फैसिलिटेटर बन गए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नया हुआ है कि 960 करोड़ रुपए में देश की सारी संपत्ति, जो बीएसएनएल की संपत्ति है, जो हमारे संचार माध्यम है विदेश से और देश के, जिसमें एमटीएनएल भी शामिल है, बीएसएनएल भी शामिल है, सबका सब उन्होंने दांव पे लगा दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये भी अडानी अंबानी या एक और तीसरे हैं जिनके ऊपर सरकार अगर दया करे टाटा के हाथ में जा सकता है। एक शहर की संपत्ति इससे ज्यादा है 960 करोड़ के, एक शहर की, खाली दिल्ली की आप ले लें। लेकिन आपने सारे देश की, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जितनी भी बेंगलोर, जितनी भी जगह पर एमटीएल और बीएसएनएल की संपत्ति थी, वो सारी की सारी आपने दांव पे लगा दी और उसका उसका कुल आपने मांग रखी है 960 करोड़ की। अब ये देश के साथ जो हो रहा है, ये न किसी के दिमाग में आ रहा है, न कोई इनके ऊपर चर्चा कर रहा है, न बात कर रहा है। तो ये किसानों के सवालों के साथ साथ ये जो दूसरा कदम तेजी से सरकार ने उठाया, मैं इस सारे विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आप इस विषय का में आपका अध्ययन भी है और आप बात भी बहुत सफाई से लोगों के सामने या देश के सामने रख सकते हैं। अखिलेश जी। किसान आंदोलन ने भी इस सवाल को उठाया। खास तौर पर मैंने जो देखा, मुझे भी इस बात की चिंता थी, लेकिन किसान आंदोलन में जो मैंने अमूमन राकेश टिकैत की स्पीचेस सुनी, तो उसमें हमने ये देखा कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सवाल राकेश अपनी भाषा में बोलते थे। पंजाब वाले तो कारपोरेट्स को सीधे सीधे ले आते थे, और भी जितने भी वहां संगठन थे लेफ्ट के, उन लोगों का तो ये मानना था। लेकिन जो
ये बात उठती थी कि कंपनियों के लिए ये पूरी जमीन दी जा रही। ये एक सच्चाई है और ये अलग थलग परिघटना नहीं थी। देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल फिनांस कैपिटल है और हमारे यहाँ जो मोनोपोली कैपिटल कारपोरेट्स हैं, उसमें एक फ्यूजन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे कारपोरेट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उनके बहुत ही एक लो स्केल प्लेयर बन गए। तो इन लोगों का, ये देखिए, एक तरीका होता है, पूंजी निर्माण का एक तरीका होता है। पूंजी निर्माण जिसको हम प्रिमिटिव कैपिटल एक्युमुलेशन कहते हैं, आदिम पूंजी संचय की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में सब संपत्ति, सब जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उसको फिनांस कैपिटल लूटता है और वह बहुत बुरी तरह से नंगा होके लूटता है। तो इन लोगों ने यह जो फिनांस कैपिटल के साथ जुड़ करके हमारे जितने भी उद्यम थे, उद्योग थे, वो सब इन पूंजी घरानों के हवाले, देश विदेश के पूंजी घरानों के हवाले कर दिए। और यह नंगे ढंग से आदिम पूंजी संचय की प्रवृत्ति हिंदुस्तान में चल रही है। आदिम पूंजी संचय इसलिए इसे कहते हैं, यह जो गेम है पूंजी चलाने का, डेवलप करने का, पूंजी बनाने का, उसको भी नहीं मानते। आपने देखा होगा, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में जो पूरा आंदोलन है, जिसे ये बताया जाता है कि माओवादियों से निपटने के लिए इतनी बड़ी फोर्स है, वह एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि जितने भी हमारे वहां खनिज पदार्थ हैं, हमारे जंगल हैं, जमीन है, सब पूंजी घरानों को उनके हवाले करने में ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम मैं समझता हूं कि ये ऐसे, हमारे देश में एक बात तय की गई थी कि इकोनॉमी में कमांडिंग पोजीशन पब्लिक सेक्टर का हो। ये अलग बात है कि उस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को बहुत फायदा होता था, लेकिन पूंजी को निर्मित करने का ये नंगा खूनी तरीका अख्तियार नहीं किया जाता था। इसके बाद जब से हमने न्यू लिबरल इकोनॉमी एडॉप्ट की इस देश के लिए, जहां हमने ये कह दिया कि साहब टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हालांकि बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, बड़े भारी ब्यूरोक्रेट थे, वो लोग कह रहे थे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आने वाले दिनों में हमारी जितनी संस्थागत पूंजी है वो बड़े घरानों के हाथ में तो जाएगी ही, अंतरराष्ट्रीय पूंजी उसका दोहन करेगी। ये उसी समय से वार्निंग थी। लेकिन आज की हालत ये है कि इन्होंने जितने भी हमारे सेक्टर्स थे, चाहे तेल के रहे हों, चाहे हमारा ये आज बीएसएनएल दे रहे हैं, उसके पहले जो हमारे अन्य सेक्टर्स, पोर्ट्स, हवाई जहाज हो या रेल हो, इनके एजेंडे में ही ये है कि ये जितने भी हमारे जनता के श्रम और संघर्ष से पूंजी बनी है, यहाँ की जमीन से जो पूंजी बनी है, वो सब एक एक करके प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है। इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता है। आज आप देखें, यह प्रवृत्ति मैं कह रहा हूं पहले थी, लेकिन नंगे ढंग से यह प्रवृत्ति भारत माता की जय का नारा लगा करके, पूरी अपनी देशद्रोह करके, उस पर पर्दा डालने के लिए भारत माता की जय और हम बहुत विश्व गुरु बन गए, दुनिया भर की बातें होती थी। लेकिन हमारे अपने जो सेक्टर्स हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी थे, खेती किसानी हमारी एक सभ्यता और संस्कृति बन गई, क्योंकि अभी हमारे देश में
कितना प्रतिशत औद्योगिकरण हुआ है आप जानते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, खेती, ये हमारे देश की एक थाती थी, पूंजी थी। ये सब धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर्स में ले जा रहे हैं। लॉजिक ये है कि प्राइवेट सेक्टर से इफिशियंसी आएगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी अगर कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए तो अगर इतना इफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर था तो इतना हमारा नुकसान कैसे हो गया, इतने ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज कैसे लगते चले गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा किसान आंदोलन है, इसने एक शुरुआत की है और यह निजीकरण के खिलाफ है। जब कंपनी राज की बात करता है किसान आंदोलन, तो सीधे सीधे वो कहता है कि इस देश में निजी स्वामित्व देने के लिए मल्टीनेशनल्स कंपनीज को, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के और जो उपग्रह है, यहाँ के मोनोपोली कैपिटल को गैस, तेल, पोर्ट सब दे देने की जो योजना चल रही है, उसके विरुद्ध भी उसके अंतर्निहित स्वर है जिसे समझने की जरूरत है। यह मैं कबूल करता हूं कि हिंदुस्तान में जो ट्रेड यूनियन की भूमिका थी, आज गौर करना चाहिए हमारे जैसे सभी लोगों को, जो लोग ये महसूस करते हैं कि ट्रेड यूनियन भी हमारे भावनाओं का वाहक है। ट्रेड यूनियन दरअसल इसके राजनीतिक अर्थशास्त्र पर चोट कम किया और ट्रेड यूनियन वह फॉर्म नहीं अडॉप्ट कर पाया जो किसान आंदोलन ने अडॉप्ट किया। उसकी जो भूमिका प्रदर्शन, धरना, ट्रेडिशनल की थी, वह एक ट्रेडिशनल किस्म की भूमिका रह गई। वह नया फार्म जो हिंदुस्तान में घेरने का फार्म था, लोगों से संवाद कायम करने का था, लोगों को शिक्षित करने का काम था, क्योंकि यही काम तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में वर्कर से अपेक्षा की जाती। अपेक्षा केवल यह नहीं की जाती कि आप कुछ अपना महंगाई भत्ता बढ़वा लीजिए, कुछ तनख्वाह बढ़वा लीजिए। तो ट्रेड यूनियन वह जो काम नहीं कर सका, नए संघर्ष के रूप में किसान आंदोलन ने भारत में किया है और इससे बड़ा देशभक्ति का कोई और प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए, उनको ये घबराहट थी कि इसको जितना बदनाम कर दो, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये फला है, ये ढेका है। उसके पीछे ही ये कारण था कि वो भी इस बात को समझते थे कि यह आंदोलन पूरी अर्थव्यवस्था को रिवर्स कर देगा। मैंने हमारे देश की कैपिटल की ऑटोनॉमी हो, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं, हमको इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल में फ्यूजन नहीं करना है। हम उस कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको जो जरूरी चीजें हैं, चाहे तकनीकी हो, चाहे पूंजी हो, अगर उत्पादन के क्षेत्र में आती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे। इनका तो बढ़ते बढ़ते यहां तक चला गया, एफडीआई से लेके हर जगह अगर आप देखें, जो लाभकारी हमारे बीमा से लेकर के बैंक्स हैं, सब उनके एजेंडे में है और दे दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय प्रश्न है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण का, और इस किसान आंदोलन ने वो जमीन तैयार कर दी। और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी ऑटोमेशन से हो रही है, जो उत्पादन में 0% जो रोजगार की पूरी श्रृंखला है, इसको रोजगार परक बनाने की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण बचाने की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि पर्यावरण पर सीधा हमला इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल करता है, क्योंकि उसको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन करना है। उसको किसी भी तरह से, वो खून से रंगा हुआ है और वह पूरी तौर पर नंगा है। उसके लिए कोई दूरबीन की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए कि कैसे इन्होंने बेतहाशा दुनिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज अफ्रीका की हालत इन्होंने क्या कर दी है, एक पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट कंट्री बना दिया है। हाँ, ये जरूर था कि लैटिन अमेरिका में अगर वेनेजुला को देख लीजिए, कोलंबिया को देख लीजिए, इन देशों में जरूर प्रतिरोध हुआ और वो लोग नेशनलाइजेशन की तरफ बढ़े।
उन्होंने अपने तेल का नेशनलाइजेशन करने के बारे में सोचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये नहीं कहना है कि सब कुछ स्टेट को दे दो, मैं उस फार्मूले को यकीन नहीं करता हूं। मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ स्टेट ओनरशिप, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव ओनरशिप, हमारे यहाँ कम्युनिटी ओनरशिप, और उसी के साथ साथ जो उत्पादन क्षेत्र में लगे हुए हैं प्राइवेट ओनरशिप भी होना चाहिए। लेकिन सब कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल को दे दो और इसको कहो कि हम निजीकरण करके उत्पादकता बढ़ाएंगे, ये सब एक झूठ है, लूटने के तरीके पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। तो मैं समझता हूं कि अब इससे जागृति इस देश में पैदा होगी और पैदा हो भी रही। अखिलेश जी, कल दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मजदूर नेता और किसान नेता दोनों शामिल थे। मुझे इंटेक के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि हम लोगों ने हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि किसानों के पास ये चॉइस है कि वो अगर यहाँ पर हैं तो उनके परिवार का कोई आदमी खेती संभाल लेगा, बच्चा ही संभाल ले या बीवियां संभाल ले, पत्नियां उनकी संभाल ले, लेकिन वो संभाल रही हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो नौकरी कर रहा है वो अगर नहीं जाएगा तो उसकी नौकरी की जो तनख्वाह है उतने दिन की कट जाएगी। तो हमारे यहाँ की दिक्कत है। पर वो लोग किसानों के साथ मिलकर के उनके सवालों का उन्होंने कल, जो मेरी जानकारी है, मीटिंग में बहुत समर्थन किया। और अकॉर्डिंग टू इंटक वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि हम 29 तारीख के उसमें भी शामिल होंगे और आगे हम शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन, हम सब किसानों के साथ हैं। 10 के अलावा उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने 10 ट्रेड यूनियन के नाम लिए। तो मैं इस चीज को आप किस तरह के सामाजिक परिवर्तन के रूप में या सामाजिक गठजोड़ के रूप में देखते हैं? क्या ट्रेड यूनियन, जिसका आपने कहा कि वो जहाँ जो काम नहीं कर पाया वो किसान आंदोलन ने किया, और अब इन दोनों का मिलना या संवाद का शुरू होना, क्या देश में कुछ नई संभावनाएं जगाता है या नहीं जगाता है? देखिए, मैं आपको ये बात पूरी तौर पर मैं अप्रिशिएट करता हूं इन लोगों को कि इन लोगों का जो ट्रेड यूनियन है वो खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, उनके साथ जा रहा है। और ये जाहिरा तौर पर जो एक कर्मचारी मजदूर किसान एकता, नौजवान एकता की बात है, ये उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और ये इनका जो कहना है एकदम सही है। लेकिन मेरा ये कहना है, इस बात को मैं, चूंकि मैं उस मूवमेंट का पार्ट हूं, मैं लेबर मूवमेंट को नजदीक से देखता हूं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, दो बड़े काम करने हैं जो हम अमूमन 10 ट्रेड यूनियन या जो ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है वह काम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। पहला काम यह है कि हमारे देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है जो ठेके पर काम करता है। राष्ट्रपति से लेकर के एक कस्बे में, एक जिले में जितनी भी हमारी कार्रवाई है, जितने भी हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को, जो ठेका मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उन मजदूरों को आपको अपने मूवमेंट का इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा जो काम है, आपको अग्रेरियन लेबर के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन का समर्थन है, ये बहुत सही है, इस पर दो राय नहीं है, इसको क्रिटिसाइज करने का कोई सवाल नहीं। मेरा उन लोगों को अपने कार्य प्रणाली का रिव्यू के बारे में एक मित्र की हैसियत से ये कहना है कि बहुत बड़ा सेक्टर ठेका मजदूरों का है, बहुत बड़ा सेक्टर खेत मजदूरों का है, और वो बढ़ रहा है। गांव खेत मजदूरों की संख्या गांव में जैसे जैसे जमीन का बंटवारा होता जा रहा है, इतनी छोटी जोतें आती जा रही हैं, खेत मजदूरों की संख्या, गरीब किसानों की संख्या बहुत बढ़ रही। गरीब किसान से मतलब ये है कि अगर वो अपना श्रम शक्ति न बेचें तो जिंदा नहीं रह सकते केवल खेती पर निर्भर करके। यह बहुत बड़ी आबादी है
और ट्रेड यूनियन का काम केवल इतना नहीं है कि वह अपने इन मांगों के साथ इनका समर्थन करे। समर्थन तो एक स्वागत योग्य कदम है और बहुत दिन से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो काम है वह यह काम है कि अपना इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल अपनी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एग्रेरियन लेबर है, गरीब किसान है, वहां तक अपने नेटवर्क को फैलाना होगा। देखिए, किसान आंदोलन ने कह दिया है भाई विरोध का जो रिचुअल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, कर्मकांडी तरीका है, वो नहीं चलेगा, आपको तैयार रहना है। भाई अगर ये न होता तो 7 से 50 से ज्यादा किसान मरते नहीं इस आंदोलन के दौरान। तो यह तो अभी पहला चरण है किसान आंदोलन का। मुझे जो पूरा विश्वास है, देखिए इसमें किसान आंदोलन के 3 कंपोनेंट बराबर काम कर रहे हैं। एक तो मैं देखता हूं कि इसमें रेडिकल लेफ्ट से लेकर लेफ्ट के सभी हिस्से किसान आंदोलन में हैं, जिनके अपने दल हैं, छोटे हों बड़े हों जो भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई गैर राजनीतिक संगठन, इसमें सब ऑर्गेनाइज ढंग से राजनीतिक ढंग से जुड़े हैं। दूसरा है जो टिकैत लोगों की अगुवाई में किसान आंदोलन है, वो बहुत बड़ा अपने चरित्र में राजनीतिक तंत्र को चुनौती देने वाला है। ये अलग बात है कि वो गैर राजनीतिक अपने को कहे। गैर राजनीतिक का मतलब उनका सीधा ये है कि वो खुद चुनाव में उनका संयुक्त किसान मोर्चा हिस्सेदारी नहीं करेगा। वो अच्छी बात है, क्योंकि कोई एक पार्टी भी इनकी नहीं बन सकती, क्योंकि विभिन्न पार्टियों से इसमें लोग जुड़े। जैसे हन्नान मुल्ला है, वो सीपीएम से 7 बार एमपी रह चुके हैं। हन्नान मुल्ला को देखिए, तो वो जो आदमी एमपी हो, उनका पोलित ब्यूरो का मेंबर हो। तो इस तरह की फोर्सेज किसान आंदोलन में है लगी हुई। ऐसे ही हम पंजाब के सभी, चाहे उगराहा हो, चाहे दर्शन सिंह पाल हो, चाहे ये आपका दकौना ग्रुप हो, सबको मैं जानता हूं कि इनका बेसिक बुनियादी चरित्र राजनीतिक है। राजनीतिक इन अर्थों में है, चुनावी अर्थों में नहीं। समाज के जनतंत्रीकरण के लिए है, राज्य के जनतंत्रीकरण के लिए, कैसे समाज लोकतंत्रीकरण में जाए। तो यह आंदोलन तो किसान और मजदूर, ये तो किसानों की तरफ से उन्हीं लोगों ने, जैसे देखिएगा सिंधु बॉर्डर पर ऑर्गेनाइज किया, हर जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं, वो तो यह भी चाहते हैं कि यूथ मूवमेंट भी इसके साथ जुड़े। इसीलिए मैं इस किसान आंदोलन को यह कहना चाहता हूं कि निरंतर प्रगति के रास्ते पर जा रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था को ये चुनौती दे रहा है। तो इन परिस्थितियों में हम अगर इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो मजदूर आंदोलन से मेरी जो अपेक्षा है और अनुरोध है, ये दो सेक्टर को विन ओवर करने के लिए, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ठेका मजदूर और दूसरा खेत मजदूर और गरीब किसान, इसको जोड़ने की तरफ अगर ये जुड़ जाए और उसका निशाना इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल और मोनोपोली कैपिटल कारपोरेट के खिलाफ हो जाए, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो सपना हमने आजादी के दौर में देखा था, एक स्वतंत्र सार्वभौमिक देश का, वह सपना पूरा होगा। और जो हम अभी काले दिनों के दौर से गुजर रहे हैं, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारी स्वतंत्रता खतरे में है, हमारे कल कारखाने खतरे में है, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सवालों का हल भी हमारे पास है। अखिलेश जी, एक अंतर्विरोध है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो अभी सामने दिखाई दे रहा है कि न ट्रेड यूनियन चुनाव में जाना चाहती हैं, न किसान जाना चाहते हैं, और सत्ता जिसे फैसला करना है वो चुनाव के जरिए ही जो भी सत्तारूढ़ होगा वो फैसला करेगा, अच्छे भविष्य का, बुरे भविष्य का, सही अर्थनीति का, गलत अर्थनीति का फैसला उसे ही करना है। अब ये जितने लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, किसान हैं, ये लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं और ये सोचते हैं कि जो वेपन आएगा उस वेपन को हम समर्थन देंगे और हम जो सत्ता में लोग हैं उन्हें हराएंगे। उससे फायदा क्या निकलेगा? क्योंकि आप जो आएगा, जिसको भी आप समर्थन देंगे अलग अलग, जिस भी वेपन को, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो,
उत्तर प्रदेश में वेपन तो नहीं बन पा रही है, लेकिन मायावती हो, जो भी आप नाम कहें, अब इन सब लोगों को जो समर्थन देंगे ये लोग, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में तो इनकी कोई बातचीत किसी से हुई नहीं है जिनको ये समर्थन देंगे। और कोई अगर मानता है नहीं मानता है, पर इन्हें समर्थन देना ही पड़ेगा चुनाव में, या उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। ये इतना बड़ा अंतर विरोध है जो पूरे के पूरे किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को चुनाव में एक तरीके से इरिलेवेंट कर सकता है। उनकी जितनी मांगे हैं, आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे, जो किसानों की हैं और मजदूरों की हैं, उनके ऊपर जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, जिसे ये वेपन अपना मान के चलेंगे, वो उनके प्रति कमिटेड नहीं है। तो भविष्य में ये सारा का सारा एक, जिसको कहता है ना कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होके रह जाती है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप राजनीतिक दल भी चला चुके हैं, दलों में रह भी चुके हैं, एक्सट्रीम दलों में भी रह चुके हैं, लिबरल लोगों के साथ भी आपका रिश्ता रहा है। ये इतना बड़ा अंतर विरोध है, इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल हम धोखा खाते हैं, यानी इस विचार के लोग धोखा खाते हैं और 5 साल के लिए वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के रह जाते हैं, एक ठगे हुए से महसूस करते हैं। तो आप अगर गला आपका ठीक हो, बोलने की स्थिति में हो, तो जवाब नहीं दीजिए, नहीं, नहीं हमारा तो। ठीक है, ठीक है। मैं जो जी। कहना चाह रहा हूं, देखिए ये आंदोलन का प्राथमिक चरण है, क्योंकि ये आंदोलन अपने प्राथमिक चरण में किसानों का ये आंदोलन है, और ट्रेड यूनियन ने इसको पूरा समर्थन दिया है। यूथ मूवमेंट को मैं देखता हूँ, महिला मूवमेंट को देखता हूँ, शहरी लोगों को देखता हूँ, उनको ये समर्थन है। दलों के बारे में मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि इसमें अमूमन दलों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कुछ दल इसमें ऐसे हैं जिनको अगर आप देखें, सॉरी, जिनको आप देखें, जैसे मैं कहता हूं उग्रहा का, जोगेंद्र सिंह उग्रहा का जो दल है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कतई विश्वास नहीं करता। अभी उनका जो फ्रेमवर्क है वो दूसरे टाइप का फ्रेमवर्क है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग हिस्ट्री। जो लोग बेसिकली अन्य इसके कंपोनेंट्स हैं, उसमें इलेक्शन में बैनर के नीचे नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे नहीं, ट्रेड यूनियन बैनर के नीचे नहीं, बल्कि समूह के बतौर, व्यक्ति के बतौर, वे सब लोग राजनीति में हैं। तो अब इनके सामने अपने अपने दलों से लोग जुड़े हैं, यहां आके कहते हैं कि दलगत राजनीति हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम राज्य से टकरा रहे हैं तो राजनीति ही कर रहे हैं। केवल ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे गन्ने का दाम बढ़ा दो, कह रहे हैं कि ये काला कानून है, इसको वापस लो। तो ये तो कोई मांग उनकी आर्थिक नहीं है, तो पॉलिसी मैटर है जहां वो राज्य से टकरा रहे हैं। यह तो पॉलिसी मैटर है जहां वो एमएसपी की बात करते हैं, कृषि लागत मूल्य आयोग के गठन की बात करते हैं। यह तो वास्तव में नीतिगत प्रश्न है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि प्राथमिक चरण होने के नाते एक कदम वहां गए हैं कि भाजपा हराओ। कल यह भी हो सकता है कि उन दलों से ये लिखवाएं कि आप आके क्या करोगे, आप अपना प्रोग्राम बताओ। और अगर प्रोग्राम नहीं बताते हैं तो इनमें एक सहमति हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर से भी एक आवाज आती है। अगर कोई दल सहयोग कर देता है तो एक अलग बात है, अगर सहयोग नहीं होता है तो उन दलों से भी इनकी मांग तो ये रहेगी कि आप ये कर मानिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी हम जाएंगे। देखिएगा, हम आपको बताएं, कल अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट भारत में बन जाती है तो यह किसान आंदोलन फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम न करे, भाजपा को हराने के लिए भी काम करे, तो इसका टकराव फेडरल गवर्नमेंट के भी इकोनॉमिक पॉलिसी से होगा अगर वो विड्रॉ नहीं करते। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वो राजनीति को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये अलग बात है कि भौतिक रूप से अभी चुनाव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी, बतौर दल वो अखिलेश चुनाव जी, में है।
आप सही कह रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो मुर्गी पहले कि अंडा पहले वाला सवाल खड़ा होता है। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि जिन लोगों ने अपने को खपा दिया लोगों के सुख के, लोगों की जिंदगी के लिए, वो सारे लोग ऐसे ही सपने देखते देखते चले गए। तो या तो हम ये माने कि आपकी जिंदगी में या जो ऐसे लोग सपने देखते हैं उनकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और उस तरीके से देखें तो गांधी जी की जिंदगी में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो आज भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आंदोलन जरूर हो गया इतने सालों के बाद, एक इतना बड़ा जो किसानों का आंदोलन है, जो किसानों ने बिना गांधी को पढ़े हुए गांधी के रास्ते पे किया अहिंसक ढंग से और एक समझदार तरीके से, पर परिवर्तन तो नहीं आया कोई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कोई संशोधन, कोई तोड़ अगर लोग सोचें या आपके जैसे लोग सोचें, वो सोचना चाहिए कि नहीं तो होगा ये, जिंदगियां चलती चली जाएंगी। जब हम जवान होते हैं, 18-20 साल के होते हैं, कॉलेज में होते हैं, मैं खुद, आप खुद इसके उदाहरण है, हम सपना देखते हैं दुनिया बदलने का, समाज बदलने का, और उस समय हमको लगता है कि हम एक ठोकर मारेंगे, पहाड़ नीचे गिर के हो जाएगा। वो सपना ठीक है, जवानी का सपना है, पर होते होते जब हम 50 साल क्रॉस करते हैं और कुछ नहीं होता है, तो हम यथास्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं। आपके बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं, सबने समझौता कर लिया, और अंत में हम जब हम में से बहुतों की आंखें बंद होंगी तो हम निराश होकर इस दुनिया से जा रहे होंगे, या ये कहते हुए दिखाने के लिए जा रहे होंगे नहीं एक ना एक दिन आएगा जब लोगों को सुख मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सपना देखते हुए निराश होकर जो दुनिया से छोड़ने की का रास्ता है, इसकी जगह जीते जी दुनिया में कैसे क्या हो सकता है, ये कोई तरीका क्यों नहीं सोच रहे हैं वो लोग जो आंदोलन के रणनीति बनाने के बारे में अपने को मास्टर मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ये जो गांधी जी का आंदोलन, मैंने गांधी जी तो एक देश को आजादी तो दिला ही दिए, वो एक अलग विषय। मैं ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन का चरित्र अभी तक के अन्य आंदोलनों से फर्क लिए हुए, यह सीधे बुनियादी प्रश्नों से टकराने वाला आंदोलन। तो ये इसको ये बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी ये फर्स्ट फेज का आंदोलन है। फर्स्ट फेज में कुछ कानून बनाओ और कुछ कानून वापस लो, लेकिन इनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है। ये जितने भी हिस्से हैं सबसे मेरी वार्ता है। कुछ उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से अभी नहीं कर पा रहे, अदरवाइज इनके बीच से एक नया संदर्भ, एक नया संकल्प उभरेगा। इन्हीं नेताओं से नहीं मैं कह रहा हूं, बाहरी लोगों से भी मैं कह रहा हूं जो इस आंदोलन में हैं। ये जो नेताओं के सीढ़ी में जो लोग हैं, इनकी जो निचली कतारें हैं, जो इनकी मझोली कतारें हैं, वो अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम केवल किसी को हराएंगे और केवल किसी को जिताएंगे। इतना तो डेवलपमेंट है। उनका ये कहना है कि हमारे मूवमेंट के बारे में आपका क्या कहना। चुनाव बहिष्कार वो करने नहीं जा रहे हैं, तो चुनाव में हिस्सेदारी भी करेंगे। तो यह हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी एक्सपोजर हुआ है आरएसएस और भाजपा का। कल अगर दूसरे संगठन देश में आते तो उसमें भी एक कोलिशन होगा। जैसे बीपी सिंह को मैं देखता हूं, बीपी सिंह का जो पूरी अनुभूति है वो ग्रेजुअली बदली। मैं उन लोगों को भी देखता हूं जो हथियारबंद संघर्ष के बहुत बड़े प्रवक्ता थे। आज मैं देखूं तो अंगुलियों पर आप गिन सकते हैं। आपके इस देश में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने के लिए बहुत सारे आंदोलनों ने अपना थ्योरेटिकल मंथन किया और उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं ये महसूस करता हूं कि इसमें अभी कोई निराश होने की जगह नहीं है। यह मूवमेंट इवॉल्व कर रहा है और यह मूवमेंट एक एप्रोप्रिएट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी तैयार करेगा, जो स्ट्रक्चर अभी इस स्टेज में नहीं हो सकता कि मान लो डायरेक्ट वो इलेक्शन लड़े
लेकिन लड़ने वाले लोगों को जो अभी समर्थन वो करेंगे, तो उस समर्थन की कुछ शर्तें होंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई नया रास्ता भी वो चुन सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो आपने ये कहकर के कुछ समाधान तो दिया, पर वो सवाल अपनी जगह इसलिए हैं कि ऐसे जितने सारे लोग जो सपने देखते हैं, जो सिद्धांतों की बातें करते हैं, जो सत्ता की जगह देश को ज्यादा प्रमुख मानते हैं, उन लोगों को इस तरीके के बारे में जो आपने कहा है सोचना चाहिए। और क्या जनता खड़ी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी तो ये लगता है कि सरकारें जनता के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर देती हैं। बहुत सारी सरकारें हैं, अभी की सरकार को लेकर के बहुतों का ये मानना है कि ये तो अपने ही देश के लोगों के हितों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो मैंने जो बातचीत की थी कि देश की संपत्ति जो देश को मुसीबत के समय काम आती है, कहीं से पैसा नहीं आए, कुछ नहीं आए, लेकिन आपने जो जो क्रिएट किया है उसको हम खुद ही नष्ट कर दें, ये बताता है कि कहीं सरकारें देश के लोगों को कमजोर करने की लड़ाई तो नहीं लड़ रही हैं। तो इसलिए मैंने इस बात को यहाँ से शुरू किया आपसे। आप कुछ नहीं, कहना आप ये चाहते हैं तो बात फिर। इसको जरूर नोट करें कि सरकारों ने अभी तक जो सर्विस की है इन 90-91 के बाद, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया है। कुछ रेजिस्टेंस हुआ है फिनांस कैपिटल के खिलाफ। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि बीपी सिंह कहा करते थे कि एक तरफ गन रखते हैं अमेरिकन और आपके प्लेट में चिकन रखते हैं, तो गन को देख करके आप समझौता करते हैं। तो ये जो लोग उस प्रैक्टिस पर काम किए हैं, उन लोगों की ये अनुभूति है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे अंतिम दौर में मैंने दो लोगों को देखा, चंद्रशेखर जी को और बीपी सिंह को। एक मीटिंग थी जिसके प्रेसिडियम में मैं था, उसमें चंद्रशेखर जी भी बोले, पूरा लेफ्ट था। उसमें बीपी सिंह भी बोले दिल्ली में डब्ल्यूटीओ के प्रश्न पर। तो मैंने देखा ये लोग ओपन अपनी स्वायत्ता के प्रश्न पर अडिग थे। बल्कि मैंने वहां ये बात उठाई थी कि भाई अगर हमको इतनी मजबूरी है तो हमको डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाना चाहिए। तो उस पर मैंने इन लोगों से वार्ता की, और गहन अध्ययन में जब मैं गया तो मैंने कहा डब्ल्यूटीओ में रह करके भी हम ज्यादा गहरा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो सोशल सिक्योरिटी है अनाज के लिए, हम अपने पीडीएस के लिए, इस पर हम कोई प्रतिबंध नहीं मानेंगे। अपनी कृषि पर हम कोई प्रतिबंध नहीं मानेंगे। ये क्लाजेज है डब्ल्यूटीओ में, हम बचा सकते हैं। और अगर इन सब चीजों को भी वो कल नहीं मानते हैं तो ठीक है, हम ऐसे डब्ल्यूटीओ में जहां हमारा ट्रेड 2% 1% के लेवल पर है, हम नहीं रहेंगे वहां। लेकिन अभी वो फेज है। अभी देखिए 30 नवंबर से 3 नवंबर तक डब्ल्यूटीओ की बैठक होने जा रही। ये सरकार वहां समर्पण करती है कि ये सरकार कुछ अपना गट्स दिखाती है, इतना बड़ा मूवमेंट है। और उन उन लोगों को केवल दो ही मांगे हैं, एमएसपी खत्म करो, पीडीएस देने की जरूरत नहीं है, 15% से ज्यादा पीडीएस नहीं दे सकते हो। तो यहां भी अगर ये सरकार समर्पण कर देगी तो मैं समझता हूं यह भी एक किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, युवा आंदोलन का मुद्दा बनेगा। यह देशभक्ति का मुद्दा बनेगा। और जैसे हमको ट्रेड में, एक्सचेंज में जो हमारी कैपिटल है उसकी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हम उनके डिक्टेट्स पर क्यों काम करेंगे? हमको अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। तो मैं जो ये बात कह रहा हूं, मैं कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस प्रैक्टिस पर जब काम करता हूं तो इन किसान नेताओं और सब लोगों से बात करता हूं, 100% उनका एग्रीमेंट रहता है। मैंने कहा कि जहां थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए सब आप विभिन्न दलों में मिले हैं, यूपीए बन सकता है, एनडीए बन सकता है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए इसमें लेफ्ट के लोग भी हैं, वो भी अगर तैयार हो जाए तो आप भी एक कोलिशन बना सकते हैं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आप बनाए, उस बैनर से आप बिल्कुल। भी एक कैंडिडेट दे सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। तो एक नए किस्म का पॉलिटिकल कोलिशन हिंदुस्तान में राइज करेगा, इमर्ज करेगा, अगर ये जो दल अपोजिशन में है अपनी भूमिका नहीं निभाते। तो मैं यही समझता हूं, जैसे अभी हम देखते हैं खुद में
सोमपाल शास्त्री जी हैं, उनसे आपकी भी बात होती होगी और आप तो चैनल में बीच बीच में उनको बुलाते रहे हैं। तो सोमपाल शास्त्री जी ने ही इस बार हमको बता रहे थे कि उनका जो मैनिफेस्टो है जयंत चौधरी का, उसको उन्होंने तैयार किया और 2 सवाल पर उनका पूरा पूरा कमिटमेंट है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। वो भानु प्रताप कमेटी से लेके आज तक बात करते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, इस बात को भी वो उठाते हैं। तो इसका मतलब है ये केवल किसानों तक बात नहीं है। जिन लोगों ने कृषि मंत्री रह करके स्ट्रक्चर में काम किया है, अगर आज वो खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके मीटिंगों में आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन में बुलाइएगा, वहां भी इस उम्र में 80 साल की उम्र में जाएंगे, तो यह मैं समझ रहा हूं कि पूरा का पूरा रूलिंग क्लास के अंदर भी एक नई चर्निंग होगी और इसमें सीधा सीधा डिवीजन हो जाएगा। और ये मोदी उसी डर से कि कहीं हम पूरी तौर पर कारपोरेट पिट्ठू न घोषित कर दिए जाएं, अंतरराष्ट्रीय पूंजी के दलाल न घोषित कर दिए जाएं, इसी डर से इन्होंने इस किसान आंदोलन के 3 कानूनों को वापस लिया। चुनाव उसका संदर्भ हो सकता है, लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म था, ये इस तरह से करना चाहेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें ले आएंगे। इनको तय करना होगा आने वाले देश के राजनीति में। देखिएगा कौन इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के पक्ष में होगा, कौन इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के विरुद्ध होगा। उनके बीच में एक बड़ी गोलबंदी होगी और किसान मजदूर भी इस गोलबंदी के पार्ट। तो आपने दोस्तों सुना अखिलेश जी को। हमने आज जो स्वाभाविक विषय होते हैं उससे अलग हट करके बातचीत की। आप इसके बारे में सोचिए और हम इस सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। इसलिए उठाते रहेंगे कि ये सवाल देश के सवाल हैं, ये सवाल किसी दल के सवाल नहीं है, किसी ग्रुप के सवाल नहीं, ये देश के सवाल हैं। इनको उठाते रहेंगे और अखिलेश जी को और अखिलेश जी के और साथियों को बुलाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का बहुत मशहूर विश्वविद्यालय है। आज से नहीं, बहुत दिनों से वो शिक्षा का केंद्र तो रहा ही, राजनीति का भी केंद्र रहा। बहुत सारे लोग राजनीति में, साहित्य में, उर्दू अदब में, हिंदी के साहित्य में, राजनेताओं में लीडिंग पोजीशन पे रहे हैं। अखिलेश जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। और अखिलेश जी का और जो बाकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं इलाहाबाद के, उन सब लोगों का एक ग्रुप है जो आपस में बातचीत करता है, बैठता है और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता है। इसलिए अखिलेश जी और इनके जैसे और लोगों को हम इस विचार विमर्श में बुलाते रहेंगे और कोई तरीका हम ढूंढ रहे हैं कि उस विमर्श में आप भी शामिल हो सकें। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें आप प्रोग्राम को देखते हुए किसी एक जिस चीज पे ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहें उस पर सवाल पूछें, तो हम इन लोगों से उसके उत्तर भी पूछ सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को आज समाप्त करता हूं। समाप्त करने की अनुमति जी अखिलेश जी आपसे चाहता हूं कि, लेकिन जो विषय आज का था ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।